बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, यूँ तो सीधी सी बात है कि कब तक हम कर्ज़ों में जकड़े रहेंगे, क्यों नहीं अपने पैरों पे खड़े हो पाते। और हमने ये भी देखा कि जूँ हम कोशिश करते हैं कि अपने मामलात को बेहतर करें, मुआशी तौर पर मजबूती इख्तियार करें, हासिल करें, उसके लिए तगो-दौ करें, तो फिर हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं, साजिशें आ जाती हैं और हमारे सफ़र को रोक दिया जाता है, रास्ते को मसदूद कर दिया जाता है, पाँव में बेड़ियाँ डाल दी जाती हैं कि ना तरक्की ना कर ले ये कहीं, उसमें खा वो सी पैक हो, उसमें मुल्की मामलात हों, हमें क्यों जकड़ के रखा गया। लेकिन एक वक्त ये भी आ गया कि आज जिस तरह वज़ीर आज़म ये कह रहे थे कि बारूदी सुरंगें बिछाई गईं और हमने उसको डिफ्यूज़ किया, क्यों ना पहले जनाब वज़ीर आज़म का जो आज कौम से खिताब था एक इक़्तिबास या उसका एक हिस्सा वो सुनते हैं, देखते हैं, उसके बाद बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और मेहमानों का तारुफ़ कराते हैं। पहले सुनिए, मुलाहिज़ा कीजिए जनाब शहबाज शरीफ को। कर्ज़ लेते लेते हम इसके आदी हो चुके हैं, बल्कि अपनी साख और वक़ार को भी बेपनाह मजरूह कर चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है। इस अजीम मकसद के हसूल के लिए माशी बहाली का एक जामे कौमी प्लान तैयार कर लिया गया है। खलीजी ममालिक से बड़ी सरमायाकारी की राहें हमवार हो रही हैं। इज्तिमाई दानिश और अनथक कोशिशों से इस मंसूबे को कामयाबी से हमकिनार कराएंगे इंशाअल्लाह। दुआ करते हैं कि 9 मई जैसा यौम स्याह कौम की ज़िंदगी में फिर ना आए। इसी तरह अब पूरी कौम यकसू है, कर्ज की ज़िंदगी नामंजूर है। अब हमारे सामने एक ही रास्ता है कि कशकोल तोड़ दें, मकरूज रहना छोड़ दें, मुसलसल मेहनत की राह अपनाएं, मोहताजी की जंजीरें तोड़ दें, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, जिसका हरावल दस्ता आपको बनना होगा। जी नाज़रीन, आपने सुना जिस आज़म पाकिस्तान ये कह रहे थे कि कब तक, आखिर कब तक, और जो जामे पॉलिसी हो उस पर कारबंद रहना चाहिए। हुकूमत कोई भी आए, हमारी पॉलिसियों में तसलसल रहना चाहिए और जिसके साथ भी हम मुआहदे करते हैं उसको हमें जारी रखना चाहिए, क्योंकि ये स्टेट के मुआहदे होते हैं और हमें ये सोच समझ के भी करने चाहिए। लेकिन जिस तरह IMF के पास जाने पे ख़ुदकुशी करनी थी, फिर जाना है, फिर पैकेज पे बगलें भी बजाई गई, खुशखबरियाँ भी सुनाई गई, ये वो सारे मामलात हैं जिस पे पूरी दुनिया हंस रही थी कि आखिर इनकी पॉलिसी में तसलसल क्यों नहीं है। इसी पे बात करेंगे कि कब तक हम मकरूज़ रहेंगे, कब तक दस्ते नगर रहेंगे, कब तक सवाली रहेंगे, कब तक कशकोल हमारे पास रहेगा, उसको तोड़ना होगा जिस तरह आपने अभी सुना भी। इसी पे बात करेंगे कि मौजूदा हालात में ये कितना बड़ा रिलीफ है जब दुनिया और फिर दरूने खाना भी ये कहा जा रहा था, जिस तरह इदारों के ख़िलाफ़ तज़हीक आमेज़ मुहिम और ट्रेंड्स चलाए गए, ये भी कहा जा रहा था कि जी बस दिवालिया हो गए, बस जी श्रीलंका बनने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उससे बच गए, लेकिन हमें आगे सोचना होगा कि कब तक हम ये काम करते रहेंगे, ना कि हम वो करें जो हमें करना चाहिए। मेहनत करें और ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि यहाँ पे गुर्बत का भी ख़ात्मा हो, बेरोज़गारी का भी ख़ात्मा हो और तो मशीनरी भी चले, कुछ सनतें भी चलें और हर एक को हुनरमंद भी बनाया जाए, इसके लिए भी कोशिश करना होगी। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी और ख़ास तौर पर मुआशी उमूर पे निगाह रखते हैं, और इनकी एक और मशहूरी भी है कि वो जो तोशा खाना नहीं था, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन मांगी और उसके बाद फिर परतें खुलती चली गई, कभी कुछ आ गया कभी कुछ आ गया। जनाब राना अबरार खालिद, बहुत शुक्रिया राना साहब आपके आने का। हमारे साथ स्काइप पे मौजूद है रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट जनाब शुमाइल दाऊद, बहुत शुक्रिया शुमाइल दाऊद साहब आपके भी हमें वक्त देने का, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा जिनकी आवाज़ आपने KP के असम्बली में भी सुनी, जनाब इख्तियार वली ख़ान, बहुत शुक्रिया इख्तियार वली ख़ान साहब आपका भी हमारा साथ देने का। राना साहब आपकी इजाज़त हो तो मैं शुरू कर लूँ शुमाइल दाऊद साहब से। शुमाइल दाऊद साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ, फरमाइएगा
ये कौम से खिताब भी आपने सुना और ख़ास तौर पे ये जो IMF का पैकेज हमारे लिए मंजूर हो गया, उसके ऐलानात भी हो गए, सामने भी आ गया, क्या फरमाएंगे आप इस पे? शुमाइल दाऊद साहब, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? शायद कोई आवाज़ आ रही है आपकी। जी फरमाइएगा, क्या कहेंगे? जी पहले तो आज जाहिर बात है खुशखबरी पूरी कौम को मिली कि बहुत अरसे से जो मुश्किलात थी वो मुश्किलात तय बर तय आई थिंक वो दूर हो रही हैं, और उसमें आखिरी मरहला यही था IMF का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का फैसला, और प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह से शेयर किया, और आपने भी अभी इंट्रोडक्शन में ये बात की। तो इसमें कोई शक नहीं कि जो तकालीफ का एक मरहला चल रहा था पूरी कौम के लिए, वो फाइनली आके उसका इख्तिताम हुआ, और अब कुछ ब्रीदिंग स्पेस पूरी कौम को मिला है जिसमें स्टेबिलिटी की तरफ है, और आगे उम्मीद यही है इसके बाद जो हुकूमत की जो मुश्किलात हैं वो कम हो जाएंगी, और आगे हम अपने आप को बेहतरी की तरफ जिसे कहते हैं स्टेबिलिटी की तरफ गामजन होते हुए इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे। लेकिन जिस तरह से आपने भी सुना, हम सब ने सुना कि प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज़ पे स्ट्रेस किया कि हमें इस को गनीमत जानते हुए इस मौके को अपने रिफॉर्म्स को अपने आप को ठीक करना होगा, दुरुस्त करना होगा, ताकि हम इस कशकोल को तोड़ दें, हम एक्सटर्नल डेट की डिपेंडेंसी और कर्जे के ऊपर डिपेंडेंसी जो है उससे जान छुटकारा हासिल कर लें, ताकि हम आज़ाद तरीके से अपनी ज़िंदगी का, अपने मुल्क का, अपनी तरक्की का फैसला कर सकें। यप, मैं शुमाइल भाई एक राउंड पूरा कर लूँ फिर वापस आता हूँ आपकी तरफ। इख्तियार वली खान साहब, यकीनन ये कब तक हम कर्ज़ लेते रहेंगे? आज बड़ा जामे और मुफस्सल खिताब था, और उसमें जिस तरह कहा गया, क्या तरीका इख्तियार करना पड़ेगा हमें अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए? थैंक यू वेरी मच फैजी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने के लिए। फैजी साहब, आज प्राइम मिनिस्टर का बड़ा मुख्तसर खिताब था, लेकिन मेरे ख्याल में वो एक जामे और बड़ा मरबूत खिताब था, और वो सिर्फ खिताब नहीं था, उसमें आगे हमने किस तरह बढ़ना है उन्होंने अगले 5 साल और 10 साल का प्लान भी दे दिया है कि हमने अपनी ज़रात को मजबूत करना है, हमने अपनी सनतों को मजबूत करना है, हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, हमने अपने पैरों पे खड़ा होना है, कर्जे लेकर नालियां बनाना, सड़कें बनाना, और उस पर वो पैसे जो है वो अराकीन पार्लियामेंट में बांटना, जिस तरह इमरान खान ने गुज़श्ता अपने दौरे हुकूमत में 4.25 साल में पाकिस्तानी कर्जों में दुगना इजाफा कर दिया था, और कहीं पे कोई प्रोजेक्ट दिखाई नहीं दे रहा, तो प्राइम मिनिस्टर ने एक वाज़ेह प्लान दे दिया है कि अब हमने कशकोल तोड़ना होगा। मुझे याद आ रहा था जिस दिन हमने एटमी धमाके कर दिए थे, तो नवाज शरीफ काला शकाकू इंटरचेंज पर खड़े थे और वो कौम से खिताब कर रहे थे। उनका बड़ा इस्तकबाल हुआ था एटमी धमाकों के बाद, और उन्होंने ये कह दिया था कि हमने कशकोल तोड़ दिया है, अब हम कर्ज नहीं लेंगे, हम पे सैंक्शन लगती हैं, लग जाएं, हम अपने पैरों पर खड़े होंगे। और उन्होंने फिर मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाया, एशियन टाइगर बनाया। यस, आई वाज देयर, मैं उस फंक्शन में मौजूद था खुद। जी जी बिल्कुल, मुझे वहां पे अख्तर रसूल का पढ़ा हुआ एक शेर मुझे अब भी याद है जो उसने पढ़ा था। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अब वो वक्त आ गया है कि कब तक, मतलब प्राइम मिनिस्टर ये बात एक बार नहीं, परसों वो ये बात वो इधर पेशावर में भी कर चुके थे। उन्होंने कहा था कि हम जहां जाते हैं लोग हमें देखते हैं कि ये शायद फिर पैसे मांगने आ गए। इस तरह मुल्क नहीं चलते। पैसे लेकर उसको रिश्वत के तौर पर, सियासी रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल करना, अराकीन में बांटना, सेनेटर्स में बांटना, उससे हॉर्स ट्रेडिंग करना, रिगिंग करना, अपनी सोशल मीडिया को चलाना, फिर पाकिस्तान की बुनियादी असास को नुकसान पहुंचाना, वही पैसे मुल्क की असास के खिलाफ इस्तेमाल हो, ये इस तरह हो नहीं सकता। और हमें ये बड़ी खुशकिस्मती है जो लोग इस इंतजार में थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा,
दिवालिया हो जाएगा, सोमालिया हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया कि पाकिस्तान न दिवालिया हुआ, न सोमालिया हुआ, न श्रीलंका हुआ, न डिफॉल्ट हुआ। हम बच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आगे चलने के लिए वी हैव टू चेंज एग्जैक्टली। हमने अपना तौर तरीका, अपने अतवार और अपना जो अपनी चाल है ये बदलनी होगी। अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। पूरी मुल्क के, पूरी कौम ने काम करना होगा। मेहनत मतलब हमें दाद देनी चाहिए अपने प्राइम मिनिस्टर को, जिनके बारे में आज इस मुल्क के तलबा तक, मासूम बच्चे भी जानते हैं कि वो 18 और 20 घंटे काम करते हैं। मेहनत, मेहनत और मेहनत, ये उनका मोटो है। तो मेरे ख्याल में अब ये वक्त आ गया कि कशकोल तोड़ दिया जाए, अपने पैरों पे खड़े हों, अपने वसाइल पे इन्हिसार करें। ज़राअत हमारी इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल हमारी इंडस्ट्री है, राइस की जो हमारी है एक्सपोर्ट, वो हमारी एक बेहतरीन हमारा टूल है। जो सियालकोट है आपका सारा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, वहां से दुनिया में चीजें जाती हैं। तो अपनी एक्सपोर्ट पे जो वो है वो करना होगा, इन्हिसार करना होगा, उसको बढ़ाएं और अपने रुपये को तगड़ा करना होगा कि रुपये में जान। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी, यही तरीका होगा। इसके अलावा वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हमारे पास बचा नहीं है। बल्कि मैं इख्तियार वली साहब, राना अबरार साहब से भी सवाल करूंगा, लेकिन मुझे एक बात याद आ गई। मैं शायद रिजवानुर रहमान रजी की ट्वीट देख रहा था कि जब सोशल मीडिया PTI का सब कुछ कह खिला के और रात को सोता है और जब दोपहर 1 बजे तक उठता है तो सारा ट्रेंड ही फारग हो चुका होता है कि उस वक्त तक तो 3-4 इफ्तिताह भी हो चुके होते हैं और फंक्शन से खिताब भी हो चुके होते हैं और लैपटॉप भी तकसीम हो चुके होते हैं। ये तो फिर हमें बदलना पड़ेगा। राना अबरार खालिद साहब तोशा खाने पे भी आएंगे कि मुसलसल जज साहब भी कह गए बड़ी हो गई है यार, उन आ जाओ अदालत में। लेकिन आप माशाल्लाह नज़र रखते हैं, तो कैसे देख रहे हैं कि ये बात तो हो गई कि हमें कशकोल तो तोड़ना होगा, लेकिन इस वक्त एक ब्रीदिंग स्पेस जो मिला है उसमें हमें उस पर क्या क्या कर लेना चाहिए? जी थैंक यू। पहली बात तो ये है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने कही है, मैं उनकी बात को सेकंड करता हूँ कि ये कोई ऐसी कामयाबी नहीं है जिस पर हम खुश हों और तालियां बजाएं कि कोई बहुत बड़ा कारनामा हो गया है। कि हालांकि देखा जाए तो ये IMF प्रोग्राम काफ़ी पहले कंक्लूड हो जाना चाहिए था और अप्रैल में लास्ट इंस्टॉलमेंट हमें मिल जाती, और मैं समझता कि अगर अप्रैल में ये आखिरी किस्त मिल जाती ना तो मौजूदा हुकूमत को ब्रीथ लेने की स्पेस सही तरीके से उस वक्त मिलती, लेकिन बदकिस्मती से ये नहीं हो सका। और मैं ये यहाँ पर कहूँगा कि IMF की तरफ से अपने मैंडेट को तजावुज़ किया गया है और ऐसी शराइत इस्तेमाल की लगाई गई है पाकिस्तान पर जो पहले कभी भी, ये अब 20वां प्रोग्राम है, 19 प्रोग्रामों में ऐसी शराइत नहीं लगाएगी। नंबर 1 तो ये बात है। नंबर 2 ये बात है कि जब शौकत तरीन ने ये मुआहदा किया था और जिसको सब ने कहा था ये IMF वर्सेस IMF मुआहदा है, और उसके बाद उस वक्त की PTI की गवर्नमेंट ने उस एग्रीमेंट को, अपने ही किए हुए एग्रीमेंट को वायलेट किया था, तब फौरी तौर पर IMF को उस वक्त एक्शन लेना चाहिए था, मगर उस वक्त एक्शन नहीं लिया गया। जब हुकूमत तब्दील हो गई तो पाकिस्तान पर कड़ी शराइत आयद कर दी गई। लेकिन मैं यहाँ ये कहूँगा कि मौजूदा हुकूमत की ये इस लिहाज से कामयाबी है कि जो डिफ़ॉल्ट के बातें की जा रही ना, आज डिफ़ॉल्ट होगा, कल डिफ़ॉल्ट होगा, और आपने ये भी देखा फैजी साहब के डिफ़ॉल्ट का लफ्ज़ लोग ऐसे इस्तेमाल कर रहे थे जैसे कोई खुशी की बात हो और कल जैसे ईद हो, मतलब इस तरह, मतलब यही तो अलमिया है, यही तो राना साहब अलमिया है कि अब हम हमारे अपने ही अंदर से लोग ये हो गया जी। और फिर जो कहा गया टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो हमें सुनने को मिली कि बस लिख दो IMF को और देखा जाएगा जो होएगा, और नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल डेलिबरेटली रुकावटें खड़ी की गई कि IMF का प्रोग्राम ना हो सके। जो जिस आरडीओ का आपने जिक्र किया है कि उस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए ख़जाना को बाकायदा कहा गया कि आप IMF को लेटर लेकर आगाह करें कि जो फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल NFC शेयर में सरप्लस अमाउंट दिखाई है ये हमारे कंसेंट के बगैर है। इसका मतलब मैं आम लोगों को ज़रा आपके नाज़रीन को समझाना चाहूँ, इसका मतलब ये है कि वफाकी हुकूमत ने जो आइंदा माली साल का
बजट स्ट्रक्चर पेश किया था, जिसमें हम बैठे हैं 2030-24 का बजट स्ट्रक्चर, वो बजट स्ट्रक्चर फेक शो होता अगर वो लेटर मतलब जिस तरह भेजने का कहा गया लेटर चला जाता कि भाई जैसे वफाकी हुकूमत ने IMF से झूठ बोला है या पूछे बगैर एक पैसा डाल दिया है ताकि रुकावट पैदा हो जाए और ये प्रोग्राम कंप्लीट ना हो सके, एग्रीमेंट ना हो सके। लेकिन बहरहाल ये है कि IMF ने जितनी शराइत आयद की हैं और मजीद कड़ी शराइत का भी इंदिया दिया है, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इतनी कड़ी शराइत जो आप लगा रहे हैं इंटरनल इकानमी के ऊपर, हालांकि आपका ताल्लुक एक्सटर्नल अकाउंट के साथ है कि एक तो आप हमारी जो वज़ीर ख़जाना इसाक डार साहब ने आकर कंट्रोल किया इंपोर्ट्स को, आप उसके ऊपर बहुत नाला थे और आपने एक बिल्कुल मुकाबलाबाजी शुरू कर दी डार साहब के साथ कि ये आप नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। डार साहब ने क्या किया, कौन सा कोई गलत काम किया या जुर्म कर दिया? दो चीज़ें की थी, एक तो यह है कि हम अपनी करेंसी को इतना हद से ज़्यादा नीचे नहीं जाने देंगे कि लोगों की चीखें निकल जाएं। एक आम 1 रुपए वाली चीज़ वो 10 रुपए की मिल रही होगी तो कैसे हम इकानमी चलाएंगे? दूसरी बात उन्होंने ये की, जो दूसरा काम किया वो भी मुल्क और कौम के मईशत के बेइंतहा फायदे के लिए था कि उन्होंने एक इनडायरेक्ट तरीका अपनाया इंपोर्ट्स को कंट्रोल करने का। मैं आपको बताऊं कि पिछले माली साल जो PTI का था उसमें 85 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स हुई थी, वो कम करके 75-76 अरब डॉलर पर लेकर आए तो मुल्क का 10 अरब डॉलर का इसाक डार ने फायदा किया है। अब ये सारा चपकलिश थी IMF की। अभी एग्रीमेंट हुआ है तो एक तरफ हमारे पास ठीक है डॉलर आ गए हैं, हमारे फॉरेन रिजर्व बढ़ गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये कंडीशन लगा दी कि आप इंपोर्ट्स को किसी भी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि वही पैसा फिर जैसे ही आए दोबारा इंपोर्ट्स की शक्ल में वापस उन्हीं हाथों में चला जाए। इस पे मजबूत हिकमत अमली तो बनाना होगी। शुमाइल दाऊद साहब, यकीनन माजी में जो हुआ, लेकिन जो अगली बात है कि आइंदा क्या क्या करना चाहिए, मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ कि कहाँ से शुरू करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इंडस्ट्री के हवाले से कैसे करना चाहिए, और रोज़गार के हवाले से क्या करना चाहिए, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से क्या करना चाहिए, फिर पूरी दुनिया में शुमाइल भाई आपको भी पता है कि जो नहीं भी कुछ कमा रहा वो भी टैक्स नेट में होता है, टैक्स रिटर्न फाइल करता है, उस हवाले से भी तो हमें सोचना चाहिए ना कि किस तरह लेके आएंगे। अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो वो भी बता दे, लेकिन यहाँ तो एसेट्स ही नहीं बताए जाते, डिक्लेयर ही नहीं किए जाते। जी बिल्कुल। पहली बात तो ये कि ये 22 प्रोग्राम्स में जो हम रहे हैं इसके अंदर ये इस चीज़ की वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हम मुतवातिर अपने आप को दुरुस्त नहीं कर सके और हमें एक्सटर्नल मदद की ज़रूरत रहती है। हमें एक्सटर्नली वो बताते हैं कि आप ये काम करें, जबकि ये हमें इंटरनली पता भी हैं, लेकिन हम वो हिम्मत नहीं रखते, चाहे पॉलिटिकल रीजंस हैं या पॉपुलिज्म है, हम लोगों तक वो बता नहीं सकते कि ये क्यों करना ज़रूरी है। हमें उनका कंधा इस्तेमाल करना पड़ता है और फिर हम बहाना करते हैं कि ये तो बाहर से किसी ने हमें बताया है तो मजबूरन हमें करना पड़ा। अब जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा, और इसके अलावा आई थिंक कि पूरी रियासत को अब ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि अब हालात इतने सीरियस उस नहज पे पहुंच चुके थे जहां पर ये बातें हो रही थी। इसमें कोई शक नहीं कि वो हम में से ही लोग थे जो कि ये खुश हो रहे थे कि चलो अगर हम हुकूमत में नहीं है तो ये देखें ये हो जाएगा, या हम होते तो शायद हम बचा लेते। ये भी खाम ख्याली थी सबकी कि अगर हम होते तो हम कर देते, हम आएंगे तो हम ऐसे कर देंगे। लेकिन हकीकत क्या है कि किसी ने भी जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं वो अभी तक वो मुश्किल कड़े फैसले करने में कामयाब नहीं हुए। अच्छा, अब वो कड़े फैसले क्या हैं? वो कड़े फैसले ये हैं कि हम अपनी चादर से बाहर जो है वो पैर हमारे निकले हुए हैं, सर निकला हुआ है, हम उससे बाहर ना निकलें, अपने अखराजात को कंट्रोल करें। ऐसे अखराजात जो ज़्या है, जहाँ पर हमें कॉस्ट बेनिफिट रेशो नहीं आ रहा, इनएफिशिएंट हैं, उनको तब्दील करें। ऐसे रिफॉर्म्स लाएं और उन चीज़ों को, फ्लफ को ख़त्म करें। गैर ज़रूरी जहाँ पर मैन पावर है टेक्नोलॉजी की मदद से उसको कम करें। यहाँ पे 10 बंदे जहाँ पर होने चाहिए वहाँ 100 बंदे काम कर रहे हैं। तो ये तो उस मुल्क के लिए तो ठीक है जिसके पास तेल के कुएं हों, लेकिन चूंकि अभी तेल के कुएं नहीं है तो हमें अब ये जो इतने दिहाइयों से हम कर रहे हैं तो वो हमें अब हकीकत जो है वो समझनी भी चाहिए, बतानी भी चाहिए
किसी का कंधा ना इस्तेमाल करें कि जी फलानी हुकूमत ने ये कर दिया, फलाने IMF ने ये कर दिया। तो अगर जो भी जिम्मेदार है, जो भी ड्राइविंग सीट पे है, और अगर वो समझता है कि वो इस काबिल नहीं है कि वो तब्दीली कर सकते हैं, तो खुदारा ना बैठें, ना लड़ें, ना आए हुकूमत में। लेकिन अगर हुकूमत में आना है, जिम्मेदारी लेनी है, तो फिर हिम्मत करें और फिर सच्ची बात करें, जिससे मुल्क को हम आगे बढ़ सकें। बहुत मजाक हो गया मुल्क के साथ। तो जब तक आप ये सीरियस रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, like what? शुमाइल भाई, क्या किस किस्म के रिफॉर्म्स? रेवेन्यू देखें, हमारे पूरे जो निज़ाम है हमारे पूरे मुल्क के अंदर, आपने अभी कहा कि गरीब पे हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो हम 80% से ज्यादा इनडायरेक्टली करते हैं। चाहे पेट्रोल की मद में करें, गैस की मद में करें, बिजली की मद में करें, और इनडायरेक्ट टैक्सेशन चाहे लुपी की मदद से करें और तरीकों से करें, तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। डायरेक्ट टैक्सेशन का मतलब ये है कि जैसे जैसे प्रोग्रेसिव टैक्स जिसे कहते हैं कि आपके लोग जो हैं उनका इनकम बढ़ता है, उनको शामिल किया जाए। अभी भी बहुत ज्यादा लोग जो हैं हमारे सोसाइटी में, बहुत ज्यादा इसमें सेगमेंट्स हैं, वर्टिकल्स हैं, जो अभी तक पूरी तरह से अपना रोल नहीं अदा कर रहे। और उसमें एक ये टिट फॉर टैट चलता रहता है कि जी पहले हुकूमत हमें सहूलियात देगी तो हम टैक्स देंगे, पहले हम ये होगा तो वो करेंगे। लेकिन अब लोगों को समझना है कि हुकूमत को जहां पर वो सारी चीजें करनी है, अगर वो ठीक है इनएफिशिएंट है अभी, हम ये तो कह रहे हैं कि वो अपने आप को बेहतर करे, लेकिन सरवाइव करने के लिए अब हमारी सिचुएशन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की तरफ रही है। और अगर हमें इससे निकलना है, हमें दूसरे जो हमें कर्ज़ात दे रहे हैं उनके चुंगल से अपने आप को आजाद कराना है, तो हमें अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। हम फ्रेंडली ममालिक और सऊदी अरेबिया और दूसरे ममालिक और कतर और UAE तक इन लोगों के सामने रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि आप हमें खुदारा हमारे बैंक में पैसे रखें, चीन हमारे पैसे रख दे, तो हम जो है बड़े खुशी से मजीद जो है वो लोगों को सब्सिडी दे देंगे, मजीद हम लोगों को कुछ पैसे बांट देंगे। हमें सिर्फ पैसे उस वक्त बांटने चाहिए जब हम कमाएं, बगैर कमाए हुए कर्ज़ात के साथ पैसे बांटना बंद करें। और हमें हर सूरत हमें अपना जो कंजम्पशन पैटर्न है एज अ कॉम को चेंज करना पड़ेगा। देखिए अभी हालिया मैं बिजनेस कम्युनिटी से हूँ, लेकिन खुद हमारी बिजनेस कम्युनिटी के लोग जो हैं इसको बहुत इंकरेज नहीं कर रहे थे। हम कह रहे थे कि बिजली बचाएं, हम दुकानों को जल्दी बंद करें, मुख्तलिफ टाइमिंग्स पे करें। कह रहे थे नहीं हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारा बिजनेस नहीं होगा। वो पैटर्न्स को चेंज करना है। एग्जैक्टली पैटर्न्स को चेंज करेंगे तो होगा ना। तो अगर हम इसी तरह से 11 बजे 12 बजे 1 बजे दुकानें खोलते रहेंगे तो कभी भी हम सुबह के जो घंटे हैं वो तो नहीं, डे लाइट को तो नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे। तो हमें अगर तरक्की याफ्ता मुल्कों के साथ शामिल होना है उनकी सफ में, तो वहां पर सुबह की 6 बजे काम शुरू हो जाता है और शाम को 5-6 बजे बंद हो जाता है। हमें उनके साथ जो है अगर शाना बशाना खड़ा होना है तो हमें उस तरह की उनकी तकलीफ भी करनी पड़ेगी, उस तरह का बनना भी पड़ेगा और शाहाना अंदाज जो अपने छोड़ने पड़ेंगे। ये है वो मुश्किल फैसले जो कौम को करने पड़ेंगे। और जो भी हुकूमत वक्त होगी, चाहे आने वाली हुकूमत वक्त हो या ये वाली हो, उनको करवाने पड़ेंगे और मिल बैठ के लोगों को समझाना पड़ेगा कि भाई हमें IMF की वजह से नहीं करना, अपनी वजह से मदद के तहत ये जरूरी है हमारे लिए सर्वाइवल। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। नाज़रीन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आके मज़ीद बातें करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ये तबाही हमारे नौजवानों का मुकद्दर नहीं, मेरे नौजवानों का मुकद्दर है तालीम, तहकीक और तख्लीक। 80 अरब रुपए का प्राइम मिनिस्टर्स यूथ डेवलपमेंट पैकेज इस्लामाबाद और पेशावर के बाद अब औलिया की सरजमीन मुल्तान में होनहार नौजवानों में मेरिट पर लैपटॉप्स की तकसीम। प्राइम मिनिस्टर्स यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन्स के तहत नौजवानों में आसान कर्जाजात के चेक्स की तकसीम और निश्तर अस्पताल मुल्तान का इफ्तिताह। आपके लिए लैपटॉप्स मशीन होगी, मेरे लिए मिशन है। तो आगे बढ़ो नौजवान, छू लो आसमान।
13 जुलाई 1931 को डोगरा फोर्सेस ने श्रीनगर में 22 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद किया। कश्मीरी अवाम हर साल 13 जुलाई को यौम शहदा मनाते हैं। इस दिन कश्मीरी अवाम शहदा के मिशन को जारी रखने के अज़्म का इरादा करते हैं। 13 जुलाई 1931 के शहदा की कुर्बानियाँ कश्मीर की तारीख में सुनहरी अल्फाज से लिखी जाएंगी। काबिज भारतीय अफवाज के मज़ालिम कश्मीरियों को अपनी जिद्दोजहद आज़ादी से दस्तबरदार होने पर मजबूर नहीं कर सकते। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। ब्रेक से पहले ये बात हुई थी कि कब तक हम दूसरों की तरफ देखेंगे। ब्रदर इस्लामी मुल्क, हमसाया मुल्क, डिपॉजिट करा दीजिए फिर ले लीजिए, IMF, वर्ल्ड बैंक, कब तक हम ये देखते रहेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप किसी से कर्ज़ लेते हैं तो शराइत उसी की होती हैं, लेकिन ये कितना अलमिया है कि अगर मेरे घर में दाने नहीं हैं और मैं किसी से उधार ला के और फिर मैं महफिलें करना शुरू कर दूं और धमालें डालता रहूं और मैं यो अय्याशी करता रहूं, तो उसको सियानफ नहीं कहा जाएगा। ये भी कहा गया ब्रेक से पहले कि हमें चादर के हिसाब से पाँव फैलाने होंगे, बल्कि चादर के अंदर ही रहे ना अगर, तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। सफ़ेद पोशी भी रह जाएगी, भरम भी रह जाएगा और कुछ वो बचत भी हो जाएगी। इसी पे गुफ्तगू जारी है। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर साफ़ी जनाब राना अबरार खालिद और जनाब शमाइल दाऊद और जनाब इख्तियार वली ख़ान। इख्तियार वली ख़ान साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा और बल्कि ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो हमारे यहाँ है कि जी प्लाट ले लो और इन्वेस्टमेंट कर दो, ना उसमें रोज़गार ना उसमें वसाइल की तकसीम, और वो प्रॉपर्टी पड़ी महंगी हुई जा रही है। इसकी भी तो हमें कुछ सोचना होगा ना इस हवाले से भी कि इंडस्ट्री लगनी चाहिए, रोज़गार मिलना चाहिए और पहिया तेज़ी से घूमना चाहिए। देखिए फैजी साहब, हमारे मुल्क में ये जो आराम पसंदी का परवान चढ़ा है ना गुज़श्ता कुछ सालों से, इसको हमें बदलना होगा। आप चाइना को देख लें, वहां पर लोग 16 घंटे 17 घंटे और 18 घंटे काम करते हैं। यस। आप जापान को देखें, वहां पे लोग कितना काम करते हैं। आप थाईलैंड को देख लें, जो आज से कुछ साल पहले मेरे ख्याल में उनकी कहीं पे उनकी इकोनॉमी एग्जिस्ट नहीं करती थी। आज थाईलैंड जो है वो कहाँ पहुंच गया है। उनकी प्रोडक्ट्स दुनिया के कौन से कोने में नहीं पहुंच रही है। ये थाई प्रोडक्ट है। काम कर रहे, घरों में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगी हुई है। पाकिस्तान में ये हमारा जो एक कल्चर है कि जहां पर पॉलिटिशियन को, MNAs, MPs को, मुशीरों वजीरों को कोई देखता है तो उनको यही कहता है कि यार इस लड़के को क्लास 4 की नौकरी दिला दो कि बस इसकी रोजी रोटी लग जाए, बस ये उधर ही आए जाए और अपनी तनख्वाह ले पहली की पहली। वो भी काम पूरा करे ना करे, तनख्वाह आनी चाहिए। बस जी, तनख्वाह आनी चाहिए। अच्छा, यही अमल फिर आपकी ब्यूरोक्रेसी में है, यही अमल फिर आपकी तमाम सरकारी इदारों में है, यहाँ तक कि ये अमल सारा आपका जुडिशरी में भी है। आप देख लें कि वहां पर अभी पैसे बढ़े हैं उधर भी, और जो केस पेंडिंग है उनमें भी इजाफा हो गया। मैं यही कह रहा हूँ ना कि 60-60 हजार केसेस पेंडिंग पड़े होते हैं। वो मुंह तक रहे होते हैं कि कोई उन फाइलों को खोलेगा, कोई इंसाफ होगा, लेकिन वहां पर सो मोटो एक्शन लिए जाते थे। तो ये सारा निजाम जो है ये सिरे से ये बदलना होगा। ये हमें रवैये अपने चेंज करने होंगे, अपनी आदतें चेंज करनी होंगी। मतलब अगर कोई बंदा सुबह उठे 6-7 बजे उठे और वो रेडी होके घर से बाहर खड़ा हो तो लोग उससे पूछते हैं कि क्यों भाई, खैर है? खैर है, आज क्यों हो गया? कोई मसला तो नहीं है। ये सवेरे सवेरे, हालांकि दुनिया में ऐसे नहीं होता। दुनिया में लोग जिस तरह अभी मेरे भाई ने बात की, जमाइल साहब ने, लोग डे लाइट को, सनलाइट को यूज करते, इस्तेमाल करते। एग्जैक्टली। हमारे यहाँ पर एक कल्चर है कि हम शाम को जो है तो वो कहते हैं ना कि अभी मतलब रात के जब 2 बज जाते हैं तो कहते हैं
अभी तो शाम जमा हुई है और ये सुबह तक जागना, मार्केटें खोले रखना, ये कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है। और ये जो हम कहते हैं ना, एक कल्चर है कि बस जी रियल स्टेट में लगाओ, प्लाजे बनाओ, वहां से तैयार पैसे आएंगे, इस तरह मुल्क नहीं चलते। छोटी छोटी सनतें लगाएं। अच्छा, नहीं, ये मुझे बताइए इख्तियार वली साहब के माशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें भी रही हैं और दीगर जमातों की भी, इत्तेहादी जमातों की भी, हर सूबे में गुलदस्ते रहे हैं। ये फरमाइएगा कि हम वोकेशनल ट्रेनिंग या हुनरमंद बनाने से क्यों घबराते हैं? उस तरह से वो इदारे बहुत कम नज़र आते हैं। उसके हम बैरून मुल्क अगर निगाह दौड़ाएं तो वो साथ ही कि भाई आप एमए भी कर लें, बीए भी करें, सब कुछ करें, लेकिन साथ टेक्निकल भी तो हो। हमारे यहाँ तो यार टेक्निकलिटी तो कोई चक्कर ही नहीं है। देखिए, मैं वही आपको कह रहा हूँ ना कि हम एक लंबे अरसे से बहैसियत एक कौम हम बहुत ज्यादा डिट्रैक हो चुके हैं। आपने देखा था पहले हमारे कॉलेजेस में जब हम पढ़ते थे तो कॉलेज में हमें एमसीसी की ट्रेनिंग कराई जाती, बिल्कुल होती थी, यस। हमें बंदूक चलाना सिखाया जाता था। हमारा निशाना, मैं खुद उसमें मैंने हिस्सा लिया, मैं बेस्ट फायरर का मैंने अवार्ड लिया था। लेकिन मेरे ख्याल में आजकल वो चीज है ही नहीं। उसको लाजमी होना चाहिए, पूरी कौम को, हर बंदे को, अगर पूरा नहीं है तो आधा फौजी होना चाहिए कि वो अपनी कौम के लिए वक्त आने पर लड़ भी सके। सारी कौम को वोकेशनल ट्रेनिंग लेनी चाहिए, कोई प्लम्बिंग सीखे, कोई इलेक्ट्रिकल सीखे, ये चीजें, ये इदारे। अच्छा, हमारे मुल्क में इदारे हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे, उस तरह वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। ये जो बैतुल माल का इदारा है ये पूरी दुनिया में काम करता है, yes. एक खैराती इदारा, लेकिन वो इस तरह नहीं करता जिस तरह हमारे exactly. ये जो ज़कात का सिस्टम है ये हर इस्लामी मुल्क में है। सर वो कम्युनिटी सर्विसेज लेते हैं, कम्युनिटी सर्विसेज लेते हैं, ड्यूटीज लगाते हैं। वो लंगड़ा लूला नहीं है जिस तरह हमारे यहाँ है। अगर आप पीटीआई में है और पीटीआई की हुकूमत आ गई तो जी पीटीआई के लोगों में ज़कात बांट। अगर आप किसी दूसरी पार्टी में उसकी हुकूमत आ गई तो उनमें आप ज़कात और बैतुल माल बांटे। दिस इज नॉट द वे। हमें गरीब को ज़कात देनी होगी, हमें गरीब को स्पॉन्सर करना होगा कि उसको बैतुल माल से पैसे मिले। हमें गरीब को हेल्थ फैसिलिटी पूरे मुल्क को मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। उसके लिए हमें, मैं आपको फिर कहता हूँ फैजी साहब, वी हैव टू चेंज, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। हमें अपनी सारी चीजों को दोबारा रिव्यू करना होगा, बिल्कुल करना होगा। ये कौम हमें देखना होगा कि कहाँ कहाँ पे खराबी है, कहाँ कहाँ पे तब्दीली लानी है, चेंज लानी है। एक तो वो तब्दीली थी जिसके लिए लोगों ने पता नहीं क्या क्या ख्वाब देखे, कुछ लोग ये समझे थे कि शायद जी ये कोई नया पाकिस्तान बन रहा है, कोई नया पख्तूनख्वा बन रहा है और इनकलाब आ रहा है। हालांकि उन लोगों को मैंने असेंबली में देखा, वो बेचारे, मैं उनकी नशिस्तों पे गया तो एक वजीर साहब थे, वो अपने मोबाइल पर कैंडी क्रश खेल रहे थे। दूसरे को देखा वो पबजी खेल रहे थे। असेंबली के चलते सेशन में एक को मैंने देखा वो इमरान हाशमी के गाने देख रहा था। नहीं तो कोई नजर आया जो महात्मा की वीडियोस देख रहा हो? बड़ा कुछ ही वो उसमें मैंने तबसरा किया भी था। सही। जी मैं वापस आता हूँ। लोग इनसे तवक्को कर बैठे हैं कि ये लोग इनकलाब लाएंगे, इनके चले अब आगे बढ़ने की बातें करते हैं। राना अबरार खालिद साहब, ये जो बात है, जिस तरह शुमाइल दाऊद साहब ने भी कहा कि किसी के कहने पे उसके सर पे ना, ये खुद बहैसियत कौम, हमें बहैसियत मजमूई ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हुनरमंदी, टैक्स नेट को बढ़ाना, सर मेरे पास नहीं है, मैं बता दूंगा मेरे पास नहीं है, क्लियर तो रहे। यहाँ पे जर्नलिस्ट भी बहुत सारे हैं, अरबों में खेल रहे हैं, हमारे सामने आए थे, मैं और आज 80 टूटियाँ मोटरसाइकिल आते गड्डियाँ तो फिर रहे हैं। तो भाईजान ये तो फिर करना पड़ेगा ना। फैज साहब, अब तक जो मिसालें दी जा रही हैं, चाहे शुमाइल दाऊद साहब ने मिसालें दी हैं या और लोग मिसालें देते हैं, वे ये हैं उन मुल्कों की जिनके रिसोर्सेज बहुत थोड़े हैं और उन्होंने खुद किफ़ालत की मंजिल पा ली है। पाकिस्तान उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज रखता है और मैं आपको ज़िम्मेदारी से कहता हूं कि पाकिस्तान मुख्तसर अरसे में खुद किफ़ालत की मंजिल पा सकता है। मगर कैसे? हाँ, असल सवाल पहली बात तो यह है कि हम कैसे 2018 की जो पोजीशन थी, हम खुद किफ़ालत के करीब तर पहुंचे थे।
और फिर कैसे उसको बर्बाद कर दिया गया, वो माजी की कहानी बन गई। अब हम बैठे हैं 2023 में। नहीं रखने, देखिए दुश्मन का काम है, हाँ, रखने डाले जाते हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें, वो तो हमारे जवान चौकन्ना हैं, तैयार हैं, लेकिन ये हरकतें होती रहेंगी, मगर सफर नहीं रुकना चाहिए। उसमें 2-3 चीजें हमें लाजमी करनी होंगी। पहली बात तो ये है कि टैक्स देना, अब इस बात की माफी नहीं हो सकती है कि अब टैक्स देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि हम बाहर से आने वाले कर्जों से मईशत चलाते रहें, सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें पे करते रहें, दूसरे गवर्नमेंट के खर्चे चलाते रहें। ठीक है, खर्चे कम करने चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा अहमियत होती है मईशत में रेवेन्यू बढ़ाने की। और रेवेन्यू का सबसे बड़ा जो जरिया है वो टैक्स है। वो लोग जो टैक्स नहीं देते उनको टैक्स देना होगा। और दूसरा है कि वो लोग जो कि टैक्स दे तो रहे हैं लेकिन अपनी आमदन से के हिसाब से बहुत कम एहसान करके ऐसे मूंगफली के दाने के बराबर टैक्स दे रहे हैं ना, उनको पूरा टैक्स देना पड़ेगा। अगर ये हुकूमत इस हवाले से नंबर 1 टैक्स के हवाले से कोई रिफॉर्म्स करने में कामयाब हो जाती है, मैं समझता हूँ आपका वजीर खजाना जो है ना, दुनिया का बेस्ट वजीर खजाना है। इसने पहले भी आपको अपनी सक्सेस स्टोरी दी हुई है। मुझे बताएं, ये जो मौजूदा वजीर खजाना पर तनकीद करते हैं, चाहे वो नून लीग के भी एक्स वजीर खजाना क्यों ना हो, इनके पास कोई सक्सेस स्टोरी है? इसहाक डार के पास सक्सेस स्टोरी है। अच्छा, वो करना चाहता है, वो टैक्स बढ़ा सकता है, टैक्स नेट को बढ़ा सकता है, टैक्स वॉल्यूम को भी बढ़ा सकता है, लेकिन उसके हाथ खोल दिए जाएं। नंबर 2 जो है वो ये है कि जो आपने बात की, इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा वे आउट समझा जा रहा है रियल एस्टेट। यस, मैं वजीर आजम साहब, आप यहीं से हिसाब लगा ले रियल एस्टेट कितना बड़ा वो फैल रहा है कि चैनल भी मोस्टली उन्हीं के बन रहे हैं। मैं वजीर आजम साहब को खसूसी तौर पर एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि FIA का एक डिवीजन नया बनाकर या इसी में से मखसूस कर दें स्टॉक एक्सचेंज के लिए। अच्छा। दुनिया के बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों ने बाकायदा एक इंटेलिजेंस एजेंसी बनाई होती है स्टॉक एक्सचेंज के लिए। वो स्टॉक एक्सचेंज पर नजर रखेंगे कौन है की पैकी कर रहा है। क्योंकि आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज है इस वक्त ये कोई 10-12 सेठों के कंट्रोल में है, इसलिए लोग रियल एस्टेट में प्लाट में पैसा डालना पसंद करते हैं, उनको यकीन है कि ये डबल हो जाएगा, लेकिन वो स्टॉक एक्सचेंज में पैसा इन्वेस्ट करने से डरते हैं कि ये सेठ हमें खलाश कर देंगे। और ऐसा मादी में 2-3 बार कुछ सवाल यही लेके चलते हैं। वज़ीर मुमलिकत हैं जनाब अशफाक यूसुफ तौला साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अशफाक तौला साहब, बातें शायद नंबर जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है जी, आप बात कीजिएगा। कि जी, मैं यही कह रहा था कि जितना आपकी स्टॉक एक्सचेंज फेयर होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, ये पैसा जो रियल एस्टेट में ओवरसीज पाकिस्तानियों का और पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों का रियल एस्टेट में जा रहा है, अगर ये स्टॉक एक्सचेंज में जाएगा तो ये इन्वेस्ट होगा इंडस्ट्री में, ये प्रोडक्शन के शोबे में जाएगा जो रोजगार जनरेट करता है। दुनिया के जो तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर मुल्क हैं, जो बेहतर जिनकी इकानमी पाकिस्तान से चल रही है, उनमें उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 70% से भी ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में जाती है ताकि वो प्रोडक्शन के शोबे में जा सके। लेकिन बदकिस्मती से हमारी 80% से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट सिर्फ रियल एस्टेट में जा रही है, जो नॉन प्रोडक्टिव है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करता, और उसमें भी सट्टा होता है, लेकिन फिर भी लोग उसी में ही जाते हैं। और खासतौर पर आपका जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो सिर्फ रियल एस्टेट में करता है। यस, एग्जैक्टली। और कहीं वो डरता है, तो ये खौफ दूर करना होगा, आप ट्रांसपेरेंट कर दें। और तीसरी बात, मैं इशफाक तौला साहब आ गए हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो मेरी बात सुन रहे होंगे। तीसरी बात यह है कि जो आपका एनर्जी का शोबा है ना, ये बहुत बड़ा लॉस कर रहा है। जो बिजली की तकसीमकार कंपनियां डिस्को, थोड़ा सब लाइन पे ही आपकी बात, फिर आप खत्म करें, फिर मैं खत्म करता हूं। ये जो हुकूमत लॉस पे कर रही है एनर्जी के शोबे में, खासतौर पर ये डिस्कोज पर, मैं कहता हूं कि इसका आधा नहीं तो 40% ये लोगों को सोलर पैनल सस्ती कीमत पर दे दें तो उससे बहुत ये आप मैं वेलकम बिल्कुल उसमें। साहब, अस्सलाम वालेकुम, हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही। अच्छा जी, आज कौम से खिताब हुआ, वज़ीर आज़म साहब का IMF से जो एग्जेक्टिव बोर्ड ने मंजूरी भी दे दी, वो सारी बातें हैं, लेकिन असल बात यह है कि खुद इन्हिसारी अपने पैर पे खड़े होना,
कशकोल को तोड़ना, तरक्की का सफ़र जारी रखना। और ये भी बात हुई है कि इंडस्ट्री उस तरह से फल फूल नहीं रही, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हुई जा रही है। तो सब क्या हल है इस सारे मसाइल का? देखिए, मसाइल का हल ये है कि आपको बिजनेस में आसानियां पैदा करनी पड़ेगी और आपके इंडस्ट्रियलिस्टों को भी ये समझना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान की वजह से जो कुछ है वो बने और पाकिस्तान में उनको टैक्स अदा करना पड़ेगा। आपकी टैक्स की मशीनरी को ठीक करना पड़ेगा और आपको मुंदसल कौम ये सोच रखनी पड़ेगी कि आप पाकिस्तानी और पाकिस्तानियत हो। यस तोला साहब, लेकिन मैं वही दोबारा ये दोहराऊंगा कि किस तरह कहाँ से सिरा चले, 1 2 3 अगर करें तो सबसे पहले आप क्या समझते हैं सबसे अहम जो चीज़ है उससे शुरू हुआ जाए और फिर उससे आगे बढ़ा जाए? पहला सिरा आपको बिजनेस में आसानियां पैदा करनी और इसके लिए आपको जितने भी सूबाई और मरकजी तौर पे इदारे हैं उनको सबको एक पेज पे लाके उनके इस्लाहात करनी पड़ेगी। दूसरी जो सबसे बड़ी इस्लाहात है वो आपकी FBR की करनी पड़ेगी, क्योंकि FBR के अंदर जिस किस्म के कानून आपके हैं वो उस कानून में आम शहरी वो टैक्स पे नहीं कर सकता, ना उसको टैक्सेशन सिस्टम में कर सकता है। आपको उस FBR में एक इनकी माइंडसेट को ठीक करना पड़ेगा और दूसरा आपको ऑटोमेशन लानी पड़ेगी FBR। ये आप दो चीजें अगर आप कर देंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम आप ठीक कर। अच्छा जी, अभी ये राना अबरार खालिद साहब ये कह रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से कि वो चंद जो बड़े हैं उनके हाथ में है, इस पर भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ताकि आम लोग और ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उसमें इन्वेस्ट कर सकें। इसका क्या हल निकल सकता है तोला साहब? मेरे ख्याल से आपको शायद गलत फहमी हो रही है। ये एक जमाना था, बिल्कुल राना साहब की बात दुरुस्त है, 1976 1970 1980 1992 के दौर की बात कर रहे हैं। इसके बाद ये टोटल ऑटोमेटेड है, ट्रांसपेरेंट है। हाँ, ये अलग बात है कि SECP में जिस लेवल की इंक्वायरी होकर सजाएं देनी चाहिए वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। उन चीजों को हमें सुधारना पड़ेगा, मगर जितना आजकल नो योर कस्टमर के हिसाब से स्टॉक एक्सचेंज आगे चल रही है, इतना पाकिस्तान का बैंकिंग और स्टॉक एक्सचेंज के अलावा कोई बड़ा इदारा नहीं। पर फिर भी ये बेहतरी की गुंजाइश बिल्कुल राना साहब सही कह रहे हैं, बिल्कुल है, मगर इसके लिए SECP को वाकई जो भी इस किस्म के गलत काम होते हैं उनकी इंक्वायरीज करके लोगों को सजाएं देनी पड़े। अच्छा तोला साहब, अभी शुमाइल दाऊद साहब ये कह रहे थे कि जो भी हो टैक्स नेट में सबको आना चाहिए। हम सारे डरते हैं यार, पता नहीं, मैं खुद हवाला देना चाह रहा हूँ कि मैंने पहले भी ये बात कही है कि हम जर्नलिस्ट 32 साल मुझे हो गए हैं, हम तो उन्हीं गाड़ियों पे ही हैं, बल्कि उससे निचली गाड़ियों पे आ गए हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे ही शोबे से लोग हैं, अरबपति भी हो गए हैं। तो ये हर शोबे में मुझे ये लगता है ये कैसे ख़त्म होगा, कैसे सब कुछ क्लियर होगा, कैसे करवाया जाएगा? देखिए, क्लियर ऐसे होगा जब आप टैक्स रिफॉर्म करेंगे, ऑटोमेशन। आप अब मैनुअल तरीके से काम नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में एक चीज बिल्कुल वाजे हो चुकी है कि जब भी आप इस किस्म के लेवल की कंट्री की टैक्सेशन करेंगे तो आपको ऑटोमेशन करनी पड़ेगी। हमारा जो ऑटोमेशन विंग है कस्टम का वो तो फिर भी बेहतर चल रहा है, मगर जो इंडियन रेवेन्यू का है जिसमें इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स और पेटल एक्साइज है वो मेरा ख्याल है उस लेवल पे नहीं जा रहा जिस लेवल पे जाना चाहिए। तो हमें उसको अपग्रेड करना पड़ेगा और बहुत वॉर फुटिंग पे करना। बहुत शुक्रिया जनाब अशफाक तोला आपका। शुमाइल दाऊद साहब, मैं आपकी जानब फिर वापस आता हूँ जी कि शुमाइल भाई ये बताइएगा, ये जो अभी राना साहब ने एनर्जी सेक्टर की बात की है, अभी भी बहुत सारे इलाके हैं जहाँ कुंडे डाले हुए हैं और बिल नहीं अदा हो रहे और बहुत कुछ ऐसा है, इसका क्या हल निकालिए? इसमें बड़ों बड़ों के नाम भी आते हैं, उसका क्या हल होगा? जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। ये तो देखें ना, हम तो मुमकिन नहीं है कि हम इसी तरह से लाइन लॉसेस लेते रहें और फिर दूसरे हम सर्कुलर डेट को उठाते रहें। ये तमाम इस किस्म के जो लॉसेस हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स को रिवाइज करने की ज़रूरत है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अब अगर कोई गलत कॉन्ट्रैक्ट्स हैं भी तो उनको रिवाइज किया जाए और फ्यूचर में भी जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए जा रहे हैं बैरून मुल्क से अगर कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है तो उसको ज़रूर उनको हम अट्रैक्ट करना चाहिए, लेकिन नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ द कंट्री कि ऐसे खौफनाक किस्म के वो कॉन्ट्रैक्ट्स कर दिए जाएं कि जिसमें हम कंप्लीटली फॉर लाइफ जो हैं वो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचे।
तो देखो, जीरो टॉलरेंस का मतलब ये है कि जो तमाम लोग हैं, अगर वो अपने टारगेट्स नहीं अचीव करते हैं तो इंटरनल ऑडिट सिस्टम है, आपकी सर्वेलेंस है, वो करें, और जो लोग नहीं रहे हैं उसको ओवरहॉल करें सिस्टम को। इसमें अब इसमें क्या दो राय है? एग्जीक्यूशन के अंदर वीकनेस है, रियासत को अब अपनी एग्जीक्यूशन बढ़ानी है, वरना ये जो हमारे ऊपर जो अब इस वक्त बर्डन है और जो आने वाले अभी 1-2 सालों में और बर्डन बढ़ रहा है, ये हम बिल्कुल एज पर हैं। और इसमें से निकलने का एक ही तरीका है कि हम अपने कंप्लीट ऐसे बड़े बड़े इदारे जिनको स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का लॉसेस को कट करना, इसके बगैर गुजारा नहीं है। अच्छा, आप जो भी डिस्कशन चल रही थी, बड़ी अच्छी डिस्कशन हो रही थी कि हमारे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट क्यों जाती है। देखिए, इसमें हम आवाम को, लोगों को तो डेफिनेटली बड़ा आसान है कि हम ये कहें कि वो क्यों लेजी हैं सब चीजें, लेकिन असल में जो रियासत होती है वो ऐसे एवेन्यूज इकट्ठे करती है, बनाती है, उनको बरूए कार लाती है जिसमें लोग अपनी वेल्थ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आई टोटली एग्री। पाकिस्तान दुनिया में स्टॉक एक्सचेंज एक वाहिद जगह होती है जहां डॉक्यूमेंटेड तरीके से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे कंपनीज जो हैं वो पावर करती हैं, उस पैसे से अपनी कंपनीज जो हैं वो अपने क्या कहते हैं, एक्सपेंशंस करते हैं, लोगों को जॉब्स मिलते हैं, और फिर उससे टैक्सेशन, एक्सपोर्ट, वो तमाम चीजें होती हैं और लोग उससे मुस्तफीद होते हैं। बहुत शुक्रिया, चूंकि वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया शमाइल दाऊद साहब आपका, राल खालिद साहब आपका, इख्तियार वली साहब थैंक यू वेरी मच। तफसीली मुलाकात होगी स्टूडियोज़ में। नाजरीन, ये बात तो तय है, ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। मैं हूँ या कोई भी है, कवानीन के तहत, कायदे के तहत, उसूल के तहत, आइन के तहत चलना होगा। जो मर्जी इदारा हो, जितनी बड़ी शख्सियत भी क्यों ना हो, वड्डी तो वड्डी शख्सियत, उसको दायरे में रहना होगा। वरना ये फिर कहानियाँ हर साल हम ऐसी बयान करते रहेंगे, बल्कि हर 4 महीने रोना रोते रहेंगे। वो कब तक रोना है? अल्लाह ताला हमारे चेहरों पे मुस्कुराहटें लाए और हम आम बंदों में भी आसानियाँ तकसीम कर सकें। जवाद फैज़ी, चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।